हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज हम लोग पर्यावरण अध्ययन ईवीएस के इम्पोर्टेंट पॉइंट उनको कवर करेंगे जो अभी तक जितने भी सीटेट के एग्जाम हुए उसमें हर एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। डायरेक्ट ये हिमांशी मैम के जो नोट्स हैं ये डायरेक्ट वहाँ से पूछे जा रहे हैं और ये हर एक शिफ्ट में आते हैं। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं हुआ है अभी तक जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। तो हम लोग ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ हैं उनको कवर करेंगे और जिससे आप लोग भी उनको पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि देखिए, जो पहला क्वेश्चन हमारा इसमें क्या लिखा हुआ है, पहले हमारा जो टॉपिक है उसमें लिखा है स्कूल जाना। स्कूल जाने में अलग अलग तरीके के साधन उपयोग किए जाते हैं, हर एक स्टेट में अलग अलग होता है। जैसे कि यहाँ पर बांस और रस्सी के पुल का उपयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है? असम में किया जाता है। यानी बांस और रस्सी के पुल से जो स्टूडेंट हैं स्कूल को जाते हैं वो कहाँ जाते हैं? असम में जाते हैं। ट्रॉली का प्रयोग कैसे किया जाता है? जैसे कि एक यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच में क्या होगी, ट्रॉली से जाया जाता है। कहाँ जाते हैं लोग? लद्दाख में इस चीज़ का यूज करते हैं। लद्दाख में ट्रॉली से लोग जाते हैं। सीमेंट पुल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? सामान्य क्षेत्र होते हैं या फिर समतल होते हैं या फिर किसी पानी के ऊपर ये बने होते हैं, वहाँ पर ये सीमेंट पुल होते हैं। जैसे कि यूपी में अधिकतर ये ऐसा होता है, ठीक है। यूपी में सीमेंट के पुल बहुत ही आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ कि बल्लम जो होता है, बल्लम यानी लकड़ी की एक छोटी नाव होती है। कहाँ यूज की जाती है? केरला में। यानी पूछा जा सकता है कि बताओ बल्लम जो है एक लकड़ी की छोटी नाव होती है, किस स्टेट में पूछी जाती है? तो ये कहाँ यूज की जाती है? केरल में यूज की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कि ऊंट गाड़ी कहाँ प्रयोग की जाती है? ऊंट को आप देख के ही बता दोगे कि ये रेत में चलती है और रेत कहाँ है? राजस्थान में। तो राजस्थान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऊंट की गाड़ी राजस्थान में प्रयोग की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि बैलगाड़ी यानी जो बैलगाड़ी है ये कहाँ यूज की जाती है? तो ये मैदानी इलाकों में और गांव में अभी भी चलती है कहीं कहीं। तो ये बैलगाड़ी मैदानी इलाकों और गांव में यूज की जाती है, ठीक है। ये भी पूछे गए हैं। ये बिल्कुल यहाँ पे 110% आपके पूछे जाने वाले सवाल हैं और पूछे भी जा चुके हैं अभी तक। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि रास्ते पथरीले हो और आसमान है, ठीक है। यानी जो रास्ते पथरीले होते हैं और आसमान होते हैं, तो ऐसा भैया जहाँ पर रास्ते पथरीले होंगे और आसमान होंगे वो पहाड़ी क्षेत्रों में ही होंगे। और पहाड़ी क्षेत्र कहाँ होते हैं? पहाड़ों में होंगे, यानी उत्तराखंड में ऐसे होते हैं। उत्तराखंड में क्या पहाड़ी इलाका ज़्यादा है और वहाँ पर रास्ते जो होते हैं पथरीले होते हैं और आसमान होते हैं, ठीक है। यानी बिल्कुल क्लीन और स्मूथ नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। यानी मोस्टली जितने भी पक्षी होते हैं तो उनकी आंखें कहाँ होती हैं? सिर के दोनों तरफ होती हैं, इस तरीके से, ठीक है। आगे कि पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल सकते हैं। जैसे कि पक्षी क्या है, अगर वो देखना चाहें, जैसे कि उनकी इधर उधर जो आंखें होती हैं ना, तो एक ही समय पर वो क्या कर सकते हैं, यानी दो चीज़ों को वो देख सकते हैं। हम लोग नहीं देख सकते हैं, लेकिन पक्षी क्या कर सकते हैं? पक्षी ऐसा देख सकते हैं, हम नहीं देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि जब वे बिल्कुल सामने देखते हैं तब उनकी आंखें एक ही चीज पर होती हैं। जब आंखें वो सामने बिल्कुल देखते हैं तब दोनों आंखें एक ही चीज को देखती हैं। ज्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास को देखते हैं। यानी वो क्या करते हैं, उनकी पुतली नहीं घूमती है तो वो अपने आप को क्या, उस चीज को देखने के लिए अपनी पूरी गर्दन घुमाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसी का, कह रहा है कि जब पक्षी दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें जो चीज की दूरी का एहसास होता है कि वो चीज कितनी दूरी पर है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि और जब अलग अलग चीजों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी जब अलग अलग चीजें देखते हैं तो देखने का दायरा है वो अलग अलग हो जाता है। चील, बाज और गिद्ध जैसे जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं। ये इंपॉर्टेंट आ भी चुका है, कई शिफ्ट में आया हुआ है कि बताओ ये जो चील, बाज और गिद्ध हैं ये हमसे कितना गुना ज़्यादा देख सकते हैं? 4 गुना देख सकते हैं। कितना? 4 गुना देख सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वह चीज़ ये पक्षी 8 मीटर से दूर देख सकते हैं। यानी हमको 2 मीटर दूरी से जब देखेंगे पास से जाएँगे और ये कितने, ये 4 मीटर की दूरी पर होंगे तब भी ये क्या कर पाएँगे, सॉरी, ये 8 मीटर की दूरी पर होंगे तब भी ये लोग देख लेंगे क्योंकि ये 4 गुना हमसे ज़्यादा देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें लिखा हुआ है कि एक पक्षी की आंखें उसके सिर पर होती हैं, उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। यानी जो पक्षी होते हैं उनके सिर पर दोनों आंखें होती हैं और उनके तरफ साइड में क्या होते हैं, 2 छेद होते हैं, छोटे छोटे कान होते हैं। इन्हीं छेदों से क्या करते हैं, उन्हीं छेदों की मदद से सुनते हैं। यानी उनके जो कान होते हैं उनसे ही वो सुन पाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई ये। छिपकली के भी छोटे छेद हो जैसे कान होते हैं, यानी छिपकली भी है उसके भी क्या क्या होते हैं, छोटे कान होते हैं जिससे वो क्या, सुनती है, ठीक है। आगे
नेक्स्ट फ्रेंड देखिए क्या कह रहा है कि मगरमच्छ के भी छोटे छेन जैसे कान होते हैं, लेकिन हमें उन्हें आसानी से देख नहीं पाते। मगरमच्छ कितना बड़ा एक जानवर होता है, लेकिन फिर भी हमें उसके कान नहीं दिखते हैं, क्योंकि उसके होल टाइप के होते हैं, छोटे छोटे मतलब छेद होते हैं, और उसी से वो क्या करते हैं, सुनते हैं। ठीक है, आगे लिखा है कि जानवरों पर अलग अलग पैटर्न उनकी त्वचा पर बालों के कारण होते हैं। ये पूछा जा सकता है, अभी पूछा भी गया था कि बताओ जो जानवर होते हैं उनके बालों पर जो पैटर्न बने होते हैं, जैसे कि चीता हो गया, शेर हो गया, जेब्रा हो गया, ठीक है, और ये हमारा जिराफ वगैरह हो गया, इनके जो बालों पर जो पैटर्न बने होते हैं वो किसके कारण बने होते हैं? भैया उनके जो बाल होते हैं ना त्वचा पर, उसके कारण ही बनते हैं। ठीक है, और इस शरीर के पर बालों के बिना कोई पैटर्न नहीं हो सकता, यानी बालों पर अगर पैटर्न, बाल ही नहीं है शरीर पर, तो क्या पैटर्न बनेगा? उसकी खाल पर बनेगा क्या? उसकी स्किन पर नहीं बनेगा। अब फिर देखिए CTET यानी सीटेट में ये पूछा जा चुका है। कब पूछा गया था? 16 में पूछा गया था, और इस बार भी पूछा गया है, क्योंकि अभी तो अपडेट हुआ नहीं है। जब इसका आएगा तो ये अपडेट होकर आएगा। ठीक है, लेकिन इस बार भी पूछा जा चुका है कई उसमें एग्जाम में। देखिए लिखा है कान वाले जानवर जो होते हैं, कान वाले जानवर शरीर पर बाल होंगे इनके, ठीक है, जन्म देते हैं। यानी वो कह रहा है कि कान वाले जिनके दूर से कान दिखे हैं, शरीर पर बाल हों, तो ये बच्चों को क्या कह देते हैं? जन्म देते हैं। ठीक है, जैसे जैसे कि शेर हो गया, बकरी हो गई, बंदर हो गया, ठीक है, इस तरीके से। आगे लिखा है शरीर के बाहर बिना कान, छेंद वाले जानवर, यानी शरीर के बाहर बिना कान। वो कह रहा है कि शरीर पर जिनके बिना कान यानी छेद होंगे, सिर्फ कान नहीं होंगे, और बाले जानवर क्या करेंगे? वो अंडे देंगे। क्या करेंगे? अंडे देंगे। जैसे कि आप किसी भी चिड़िया को देख लो, ठीक है, तो चिड़िया क्या होती है, उनके क्या होते हैं, छेदी होते हैं, ठीक है, और उनके कान ऊपर से दिखते नहीं है, वो क्या देती हैं? अंडे ही देती हैं। ठीक है, आगे लिखा है सबसे बड़ी मादा हाथी झुंड की मुखिया बन जाती है। कह रहा है कि बताओ ये जो हाथी का झुंड होता है उसमें मुखिया कौन होता है? जो सबसे बड़ी मादा हाथी होती है, मादा यानी फीमेल जो होती है, वही क्या होती है, वही उसकी मुखिया हेड बनती है। ठीक है, यानी भैया यहाँ पर मेल का कोई काम नहीं होता है। आगे देखिए झुंड में कोई नर हाथी नहीं होते, नर हाथी कोई नहीं होते हैं झुंड में। 14 या 15 साल की उम्र में झुंड छोड़ देते हैं कौन? वे, यानी 14 या 15 साल की उम्र में जो कौन होता है, यानी जैसे कि 14 साल या फिर 15 साल का जो जहाँ मतलब हाथी का बच्चा अगर फीमेल है, सॉरी मेल है, तो वो क्या कर देगा, यानी उस ग्रुप को छोड़ देगा, उस झुंड को छोड़ देता है, या फिर वो चला जाता है वहां से। ठीक है, ये भी पूछा गया है, इस बार ही पूछा गया है। ठीक है, आगे लिखा हुआ है, आगे कह रहा है कि एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलो तक पत्ते खा और टहनियाँ खा सकता है। ये पूछा गया है कि बताओ कि एक जो जवान एक यंग हाथी होता है, वो एक दिन में कितना खा सकता है, यानी कितना खा सकता है? 100 kg खा सकता है, यानी कितना? 1 क्विंटल खा सकता है। कितना खा सकता है? 1 क्विंटल पत्ते टहनियाँ खा सकता है, इतनी उसकी भूख होती है भाई। हाथी दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। हाथी बहुत कम सोते हैं, 2 या फिर 4 घंटे ही सोते हैं 24 घंटे में। फिर क्या कीचड़ हाथी की त्वचा को ठंडा रखता है, कीचड़ में बहुत खेलना उनको पसंद होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, उनकी त्वचा ठंडी रहती है। आगे लिखा हुआ है उनके बड़े कान भी पंखे की तरह काम करते हैं, वे खुद को ठंडा रखने के लिए उन्हें फड़फड़ाते रहते हैं। आपने देखा होगा अक्सर कि जो बड़े बड़े कान होते हैं उनको फड़फड़ाते रहते हैं। क्यों फड़फड़ाते रहते हैं? कि उनसे उनका पंखे की तरह वो काम करते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन नंबर है। ठीक है, आगे देखिए झुंड में 10 से 12 मादा हाथी और बच्चे होते हैं। एक झुंड में आपको 10 से 12 हाथी मिलेंगे। हाथी क्या हाथिन होती हैं, मतलब फीमेल होती हैं, मादा वो नर तो होती नहीं, वो तो भाग ही जाते हैं 14-15 साल की उम्र में। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि खेजाड़ी। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3-4 अभी जो शिफ्ट हुई है पीछे उनमें आया था। कह रहा है कि खेजाड़ी गांव राजस्थान में जोधपुर के पास है। कहाँ है? खेजाड़ी गांव राजस्थान के जोधपुर के पास है। जोधपुर एक शहर है, वहां पर है। लगभग 300 साल पहले इस गांव के लोगों को बचाया था। बोला गया 300 साल पहले यहाँ के लोगों को बचाया गया था, 300 साल पहले। कह रहे हैं खेजाड़ी गांव के लोग बिश्नोई कहलाते थे। खेजाड़ी गांव के जो लोग हैं वो क्या कहलाते थे? बिश्नोई कहलाते थे। भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% पूछा गया है और अभी पूछा जाएगा। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कि खेजाड़ी का पेड़ ज्यादा पानी के बिना बड़ा हो सकता है। खेजाड़ी का जो पेड़ है ना, वहाँ का जो पेड़ है खेजाड़ी का पेड़ जो, वो बिना पानी के ज्यादा बड़ा हो जाता है। उसमें पानी डालोगे तो इतना नहीं बड़ा होगा, बाकी ऐसे बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है। आगे लिखा यह फलियां देता है और कीड़ों से प्रभावित नहीं होता है। ये भैया इसके ऊपर कीड़े नहीं लगते हैं, और ये क्या होता है, फली देता है, फल देता है, फ्रूट देता है। आगे क्या लिखा है?
बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बोचाचा गांव है। कौन सा है? अभी पूछा है, कितना अजीब गांव है बोचाचा। बोचाचा का गांव पूछा जा सकता है कि कहाँ पर है। ये मुजफ्फरपुर जिले में है। मुजफ्फरपुर जिले कहाँ, मुजफ्फरपुर जिला कहाँ है? बिहार में है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बोचाचा गांव है। ठीक है, बोचाचा जैसे आप कह सकते हो नीतीश चाचा। ठीक है, हाँ, नीतीश चाचा कहाँ है? बिहार में। तो उसी तरीके से बोचाचा गांव हमारा कहाँ है? वो भी बिहार में ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि मधुमक्खियां अक्टूबर से दिसंबर तक अंडे देती हैं। जो मधुमक्खियां अक्टूबर से दिसंबर तक अंडे देती हैं, कब देती हैं? अक्टूबर से दिसंबर तक, यानी ठंड के बीच में, यानी जो हल्की ठंड होती है तब देती हैं वो। प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। भैया सारी की सारी मधुमक्खियां अंडे नहीं देती हैं। सिर्फ जो रानी हेड होती है ना, क्वीन, वो ही अंडे देती है। बाकी सारे उनका लेबर की तरह काम करती रहती हैं। छत्ते में केवल कुछ ही नर होते हैं, कुछ ही नर होते हैं भैया। उनका नर का कोई काम नहीं है, फीमेल का काम है। ठीक है, इसमें छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियां श्रमिक होती हैं। जो जितनी दूसरी मधुमक्खियां होंगी वो क्या होंगी? लेबर का काम करेंगे, श्रमिक का काम करेंगे। ठीक है फ्रेंड, इतना समझ में आया होगा आपको। आगे देखिए फ्रेंड, क्या कह रहा है कि श्रमिक के रूप में नर मधुमक्खियों की कोई विशेष भूमिका नहीं होती है। भैया वो लेबर करती रहती हैं, लेकिन उनका कोई ज्यादा काम नहीं होता। सिर्फ वो क्या करेंगे, वो मतलब जो जूस होता है, नेक्टर होता है, फल इसका फूलों का, वहाँ वो लाएंगे और वहां पर छत्ते में छोड़ देती हैं। इतना काम होता है। ट्रेन कच्छ गुजरात में गांधी धाम से शुरू होती है। जो ट्रेन कच्छ है वो कहाँ है? गुजरात के गांधी धाम से शुरू होती है। अभी पूछा गया था 2-3 शिफ्ट में ये क्वेश्चन। आगे लिखा है गुजरात का खाना को क्या क्या है? गुजरात का खाना पूछा गया था। अभी बताओ ये भी क्या क्या, मतलब ये लिस्ट दी गई थी, ये बताओ कि गुजरात का खाना इनमें से कौन है? ढोकला चटनी है, नींबू चावल और मिठाई के साथ खाना होता है, ये वहाँ का है। मडगांव कहाँ है? मडगांव भैया गोवा में स्थित है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले हैं। गोवा से केरल तक के मार्ग में कुल कितने पुल और सुरंगें होती हैं? अभी पूछा गया था, अभी पीछे वाले शिफ्ट में। ठीक है, कह रहा है कि 200 पुल पड़ते हैं और 92 सुरंगें हैं। कितनी? 200 पुल हैं और 92 सुरंगें हैं। आगे कह रहा है कि कोझिकोड दक्षिण भारत में केरल राज्य में मालाबार तट पर एक शहर है। क्या? कोझिकोड दक्षिण भारत में, कोझिकोड दक्षिण भारत में केरल राज्य में मालाबार तट पर एक शहर है। इसे कालीकट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कालीकट। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है। आगे लिखा है कि गुजरात से केरल के रास्ते में ट्रेन पार करती है। यानी गुजरात से जाते समय, यानी गुजरात से केरल के रास्ते जब जो ट्रेन जाती है तो क्या क्या पार करती है? कितने राज्यों को पार करती है? महाराष्ट्र को पार करती है, गोवा को पार करते हैं, कर्नाटक को पार करते हैं, फिर केरल पहुंच जाती है। गुजरात से केरल तक के रास्ते में आपको ये इतने राज्य देखने को मिलेंगे, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। ठीक है, अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट लिस्ट दी गई है, देखिए, और इसमें से अभी अभी पूछे गए थे सवाल। ठीक है, कि क्या चीज़ कहाँ क्या होती है, भाषा और जहाँ बोली जाती है। मलयालम कहाँ बोली जाती है? केरल में बोली जाती है। कोंकणी क्या है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और केरल के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। मराठी कहाँ बोली जाती है? महाराष्ट्र में बोली जाती है, गोवा में बोली जाती है, दमन और दीव में बोली जाती है, दादर और नागर हवेली में बोली जाती है। इंपॉर्टेंट है भैया। गुजरात को तो गुजराती गुजराती कहाँ बोली जाती है? गुजरात में बोली जाती है। कन्नड़ कहाँ बोली जाती है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और एमएच मतलब महाराष्ट्र में बोली जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और यहाँ पर देखिए आगे टिकट से भी पूछे गए कुछ सवाल। इस बार टिकट से पूछे गए सवाल। ठीक है, उनको हम लोग करते हैं, कवर करते हैं। देखिए फ्रेंड, इसमें कह रहा है कि फेरी केरल में उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की नाव है। फेरी क्या है? एक केरल में प्रयोग की जाने वाली मतलब एक नाव है। विवरण आप ट्रेन टिकट पर पा सकते हैं। ये कहाँ होता है? ट्रेन टिकट पर गया है। विवरण जो होता है, ट्रेन नंबर हो सकता है, यात्रा की शुरुआत की तारीख हो सकती है। यानी जो विवरण क्या है, हमें जो ट्रेन टिकट पर मिलेगा, क्या क्या मिलेगा? ट्रेन का नंबर होगा, यात्रा की शुरुआत कहाँ से कहाँ तक की है, बर्थ कोच यानी जो सीट का नंबर है, और जो क्या है कोच यानी डिब्बे का नंबर होता है वो मिलेगा। किराया टिकट की लागत कितनी है वो भी मिलेगी। दूरी किलोमीटर में आपको लिखनी, वहाँ पर उसमें लिखा मिलेगा। ठीक है, तो अब आगे देखिए इसमें क्या लिखा है। यहाँ पर कर्नल मल्लेश्वरी के बारे में भी जान लीजिएगा, और अभी शिफ्ट में पूछा गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या तुमने अखबार में इनके बारे में पढ़ा है कि कर्नल मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है? कौन है? सबसे पहले तो क्या है, ये एक वेट लिफ्टर है। ठीक है, भार उत्तोलक मतलब वजन उठाने वाली। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली। कहाँ रहती है? आंध्र प्रदेश में रहने वाली है। ठीक है, इनके पापा कौन है? पुलिस में हवलदार थे। भैया कौन थे? हवलदार थे, बहुत ज्यादा ऊंची पोस्ट पर भी नहीं थे। देख लो, जब ये 12 साल की थी ना, तभी से ये वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। भैया 12 साल की उम्र में, कितनी उम्र होती है? 12 साल की उम्र में ये झमाझम वेट उठा रही थी, उस समय से प्रैक्टिस कर रही थी। आगे, अब एक बार में 130 किलोग्राम, भैया 1 कुंटल 30 किलो वजन उठा सकती हैं। 1 कुंटल 30 किलो हमारे तो बस की बात नहीं है, ये उठा लेती हैं। ठीक है, कर्नल
क्या है, कर्णम ने भारत के 29 मेडल जीते हैं। कितने? 29 मेडल जीत चुकी हैं। और ये क्या, इनकी 4 और बहनें वो भी वजन उठाने का काम कर रही हैं भैया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे रट कर जाना, ठीक है। एक ना एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो फ्रेंड, जितने भी आज हमने अभी क्वेश्चन किए हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी जो हमारे पीछे सीटेट में एग्जाम हुए, हर एक शिफ्ट में कहीं ना कहीं इनमें से एक दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो भाई इनको रट कर जाना। तो फ्रेंड, फिर हम मिलेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन्हीं को देखते हुए हम लोग एक वीडियो बनाएंगे, फिर उनको कवर करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है।